नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद कुमार अभी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, शेयर्स करें, इसे लाइक एवं कमेंट्स जरूर करें। यदि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ प्रैक्टिशनर हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं या आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मित्रों, आज हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानेंगे कि जो कि आज ही आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और तत्काल प्रभाव से इसको प्रतिबंधित कर दिया। आज जो ये निर्णय आया, इसको सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर कर रहे थे, और इस पीठ में, संविधान पीठ में शामिल थे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला एवं मनोज मिश्रा। अर्थात इसमें कौन कौन थे? CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आने से पूर्व हम लोग थोड़ा बहुत इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है और इसको किसने चुनौती दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो योजना है, ये सरकार 2017 में लेकर आई। इसे मनी बिल के रूप में पारित कराया गया और 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाइड किया गया। सरकार का ये तर्क था कि इससे काले धन पे अंकुश लगेगी और चुनाव में जो काले धन का जो प्रयोग होता है उस पर इस प्रभावी ढंग से इस पर रोक लगाया जा सकेगा और ये काफ़ी पारदर्शी योजना होगी। लेकिन इस योजना में क्या है कि इस योजना में दानदाताओं को SBI से बॉन्ड खरीदने के बाद गुमनाम रूप से किसी राजनीतिक दल को पैसा भेजने की अनुमति होती है। इस योजना में क्या होती है कि जैसे आप हैं, वो आप SBI के तय ब्रांचों से आप हैं या कोई भी व्यक्ति है, इसमें कौन इस बॉन्ड को खरीद सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी या संस्था इस बॉन्ड को खरीद सकती है और वो बॉन्ड खरीदने के बाद गुमनाम रूप से उसे वो किसी भी राजनीतिक दल को वो अपना चंदा दे सकती है। इसमें दानदाताओं की पहचान छिपाई गई थी। इसमें 1000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीदा जा सकता था। कोई भी भारतीय नागरिक, संस्था या कंपनी से खरीद सकती थी। अब एडीआर को आप, जैसा कि आप जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो अक्सर चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर संघर्षशील रहता है। इसके अलावा कॉमन काज, कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत 4 लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में इस योजना को चुनौती दिया था। याचिका कौन कौन चुनौती दिया था? तो ADR, जया ठाकुर, CPM समेत 4 लोगों ने इस योजना को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। क्या याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या था? याचिकाकर्ताओं का जो तर्क था, पहली, ये अपारदर्शी व्यवस्था है, अर्थात इसमें पारदर्शिता नहीं है क्योंकि इसका गुपचुप ढंग से फंडिंग की जाती है। इनका ये कहना था कि सरकार और जो सरकार की संस्थाएं हैं वो तो पता लगा सकती हैं कि कौन उनको चंदा दे रहा है, लेकिन अन्य या व्यक्ति या आम नागरिक, मतदाता इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यह एक व्यवस्था अपारदर्शी है। दूसरा, उनका ये कहना था कि जनता की सूचना का अधिकार जो है उसका उल्लंघन करता है। इस प्रकार यह भाषण एवं व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में जो सुरक्षित किए गए मौलिक अधिकारों के अध्याय में, उसका भी ये उल्लंघन करता है, इसलिए असंवैधानिक है। तीसरा, उनका जो तर्क था कि इसमें सेल कंपनियों को भी दान देने की अनुमति है, इसमें जो कि उचित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी कि जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उनको भी
ये चुनावी बॉन्ड खरीदने का अधिकार दिया गया था, यानी घाटे में चल रही कंपनियां भी चुनावी बॉन्ड के जरिए दान दे सकती हैं। प्रश्न ये उठता था कि जब कंपनियां खुद ही घाटे में चल रही हों तो वो इसको प्रोत्साहित वो कैसे कर सकती हैं, इसको फिर वो किसी अन्य को कैसे प्रोत्साहन दे सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क रखे। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने कहा यह एक पारदर्शी व्यवस्था है और महान्यायवादी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यद्यपि जनता को जानने का अधिकार है, लेकिन जानने का अधिकार में सब कुछ जानने का अधिकार नहीं होता है और ये इसके अंतर्गत जो दानदाताओं का नाम जानने का अधिकार जनता को नहीं है और इसकी सूचना जनता को नहीं दी जा सकती है। तो इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय को कड़ी आपत्ति इस पे भी, और उसके कान माननीय उच्चतम न्यायालय के कान खड़े हो गए और फिर इसमें 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक सुनवाई हुई। 2 नवंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अर्थात 15 फरवरी 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय सुनाया। माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मत से फैसला सुनाया। यद्यपि जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना अलग से निर्णय सुनाया, लेकिन दोनों के जस्टिस संजीव खन्ना ने और अन्य जजेस के निष्कर्ष में कोई अंतर नहीं था। सबकी निष्कर्ष में सबकी सहमति आधार उन्होंने अलग लिया था। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला था उसमें ये था कि यह योजना अर्थात इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अर्थात भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए यह योजना असंवैधानिक है। तो दूसरी बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह योजना सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है। तीसरी बात थी कि इससे नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता एवं संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता एवं संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। जनता को यह अधिकार है कि वो जाने कि जिन राजनीतिक दलों को, जिन प्रत्याशियों को वो मतदान कर रहा है, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, चुनाव में उनके द्वारा किस तरह से खर्च किया जा रहा है, ये जानने का उनको अधिकार है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने SBI को ये निर्देश दिया कि वो इस सारी जो बॉन्ड्स हैं उनसे संबंधित जानकारी, दानदाताओं की जानकारी निर्वाचन आयोग को साझा करे और निर्वाचन आयोग इसे अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड करे ताकि आम जनता इसको देख सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ ही इसमें जो इस योजना को जब लाया गया था तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आयकर अधिनियम से जिन मामलों में संशोधन किया गया था उनको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। अर्थात वो जो संशोधन थे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं आयकर अधिनियम में, वो भी इसके साथ ही शून्य हो गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कई कारणों से इसे विभेदकारी माना। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें क्या था कि इस योजना में केवल वही इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा प्राप्त कर सकते थे जिन्होंने न्यूनतम 1% मत प्राप्त किया था। अर्थात इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी 1% से कम मत प्राप्त करती थी उनको इसमें चंदा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने इसे विभेदकारी माना। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आज का निर्णय है उस पर उससे आप अवगत हो गए होंगे अच्छी ढंग से। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और विस्तृत इसका जो निर्णय होगा इसका एक पूरी तरह से समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए मैं वीडियो इसको प्रस्तुत करूंगा, इसे आप देखना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।